मैं कहीं लंबे टूर पर चला गया था, इसलिए मेरा यह वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आया है। मैंने पहले ही बताया था कि मेरे लियोपैथी का यह चैनल इसलिए तैयार किया था क्योंकि मुझे इस ब्रह्मांड, इस प्रकृति तथा दुनिया और दुनियादारी के असली सत्य और असली ज्ञान का पता बचपन में ही चल गया था और मैं यह आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैंने अपने बचपन में ही असली ज्ञान पा लिया था, यानी ज्ञान को यानी बोध को उपलब्ध हो गया था। 7 साल की उम्र में जब मैं पहली क्लास में पढ़ने गया तब तक मेरे को विचार शून्यता यानी निर्विचार, अंग्रेजी में थॉटलेसनेस दी उपलब्ध हो गई थी। दरअसल जब मैं 3 साल का था तब मैंने दुनिया को अपनी नज़रों से देखना चालू किया था। दुनिया को उसके असली रूप में से देखने और समझने के लिए मैंने अपने चारों तरफ की दुनिया तथा लोगों को तथा उनकी बातों, व्यवहार इत्यादि को समझ तथा अच्छी तरह देखकर ही अपना विचार बनाता था। लोगों के व्यवहार तथा बातों से मुझे पता चला था कि यहाँ तो सभी नासमझ और भटके हुए हैं। इस दुनिया में सब कंफ्यूजन में जी रहे हैं, किसी को किसी भी बात का पता नहीं है। मेरे पास प्रकृति का एक बहुत मजबूत तथा बहुत बड़ा हथियार था, वह था असली तर्क, अंग्रेजी में लॉजिक। इस तर्क का उपयोग कर मैं दुनिया और लोगों को देखता तथा उनकी बातों का अर्थ पता लगाता था। रात को सोने से पहले अपनी माताजी के बगल में सोते हुए मैं रोज सोने से पहले अपनी दोनों आंखें साधारण तौर से बिना कोई अतिरिक्त किसी भी प्रकार की आंतरिक या बाह्य बल या जोर लगाकर सहज बंद आंखों से आंखों के अंदर दिखने वाले काले अंधेरे के सेंटर में देखता रहता था, यह जानने के लिए कि मैं कौन हूँ तथा मेरे अंदर क्या है। मेरे को यह पता ही नहीं था कि अनजाने में मैं ऐसा करके यानी दोनों आँखों को सहजता से बिना कोई आंतरिक या बाह्य तौर पर या मानसिक या शारीरिक अतिरिक्त ऊर्जा लगाए दोनों आँखों से आँखों के अंधेरी दुनिया के सेंटर में चुपचाप यानी बिना कुछ भी बोले देखने की विधि को सहज योग की साधना कहते हैं। मेरे को ये पता नहीं था कि मैं सहज योग की साधना 3 साल की उम्र में ही चालू कर दी थी। ऐसा मैं जब भी दिन को माताजी के कंधे पर सोता था या रात को आंखें बंद करके माताजी के पास में सोता था, तो मैं ऐसी सहज योग की साधना करता अनजाने ही करता रहता था और वो भी चुपचाप बिना कुछ सोचे और बोले, निर्विचार स्थिति में, जहां सिर्फ मैं देख रहा था क्योंकि क्योंकि मुझे अपने आप को पहचानना था कि मैं कौन हूँ। मैं छोटा बच्चा 3 साल की उम्र से खोजी प्रवृत्ति का बच्चा था। तर्क मेरा सबसे ताकतवर हथियार था जो प्रकृति ने मेरे को दिया था। सब लोगों की बातों और उनके व्यवहार से मेरे को पता लग चुका था कि सब खोखले और झूठे हैं। 3 साल से 7वें साल जब आया तो मैं दोनों आंखें बंद कर आंखों के अंधेरे के सेंटर में देखते देखते मेरी दृष्टि तथा विचारों में स्थिरता आ गई। दृष्टि तथा मेरी मानसिकता बहुत विकसित हो गई। मेरी दृष्टि स्थिर तथा गहरी बन गई।
मानसिक तौर पर मैं दुनिया का बहुत कुछ सच और झूठ जान चुका था। जब मैं 6 साल का था तब मैं पौशाला में पढ़ता था। वहां पर वैदिक तरीके से पहाड़े रटाए जाते थे, यानी टेबल्स रटाई जाती थी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 चौक 20, 5 25, ऐसे 2 से लेकर के 20 तक रटाते थे। और टीचर बोलता था और हम भी बोलते थे। तो उस वक्त 6 साल की उम्र में मेरे को गणित का बोध हुआ। मैं गणित को जान गया। मैं 7 साल का था हुआ तब मैं गौशाला से पहली क्लास में आ गया था, दूसरे स्कूल में। 7 साल की उम्र में ही मेरा कंट्रोल मेरी दृष्टि तथा मेरी बुद्धि पर हो गया था, सहज योग की साधना की वजह से, अनजाने में की गई सहज योग की साधना की वजह से। 7 साल की उम्र में मैं काफी परिपक्व मेंटेलिटी का तथा कई दुनिया के रहस्यों का ज्ञाता हो गया था। मैं विश्वासी प्रवृत्ति का नहीं था कि भीड़ कह दे तो उसको भी सच मान लो, कोई महान व्यक्ति कह दे तो उसको भी सच मान लो, मेरे घर वाले कहें तो उसको भी सच मान लो। मैं बिना जाने किसी को सच या झूठ नहीं मानता था। पता लगाने की कोशिश करता था अपने शक्तिशाली तर्क का उपयोग करके कि वास्तव में सच क्या है और झूठ क्या है। यह मेरे को पता होना चाहिए और मेरे को वही मानना चाहिए जो मेरे को पता हो, मेरे को स्वयं को पता हो। जब मैं पहली क्लास के मध्य तक पहुंचा, अचानक महसूस हुआ कि मैं तो निर्विचार की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता हूँ, पिंट ऑफ मन में साइलेंस हो सकता हूँ। तो मैंने कई बार प्रैक्टिस की घर आके और स्कूल में भी, कि मैं सोचना बंद कर देता था। कुछ भी एक शब्द भी नहीं दिमाग में उठे। मेरे सोचने और बोलने का जो प्लेटफॉर्म था दिमाग के अंदर, वो खाली, उसमें कोई प्ले हो नहीं रहा है, चुप, प्रिंट ऑफ साइलेंस। जब मैं 7 साल का था और पहली क्लास के मध्य में मेरे को पहली सिद्धि निर्विचारता की, यानी विचार शून्यता की, यानी थॉटलेसनेस की मिली। इससे मेरे अंदर एकाग्रता का उदय हुआ। मैं जब भी चाहता अपने मन में प्रिंट ऑफ साइलेंस कर देता, सोचना ही बंद कर देता, एक शब्द भी नहीं उठता। जहां से शब्द उठते हैं उस दिमाग के उस पॉइंट को मैंने पहचान लिया था कि शब्द यहां से उठते हैं, अतः वहीं पर उन शब्दों को उठने नहीं देता था और प्रिंट ऑफ साइलेंस करता था। इससे मेरी मेंटलिटी बहुत ज्यादा और दृष्टि और बुद्धि में बहुत विकास हुआ। मैं एक एक घंटे के लिए निर्विचार हो जाता था। इससे मेरे मन में स्थिरता आई, निश्चिंतता आई, खुद पर भरोसा हुआ, विश्वास आया, उमंग तथा आशावादिता आई। लोग मेरी बातें नहीं समझते थे। 3 साल की उम्र में मेरी माताजी मेरे को मंदिरों तथा गुरुद्वारों में ले जाती थी। मंदिर में भगवान की मूर्ति के पास एक दीपक तथा कुछ अगरबत्तियां जलती रह देखता था। तो माताजी से पूछता था कि माताजी, ये दीपक और अगरबत्तियां क्यों जलाई गई हैं? माताजी कहती थी, ये प्राचीन परंपरा है। मैंने माताजी को कहा कि प्राचीन काल में जब बिजली के बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ था, तब रात में अपने भगवान को देखने के लिए उसके पास दीपक जलाते होंगे, तथा अगरबत्ती तो इसलिए जलाते होंगे क्योंकि प्राचीन काल में लोग कम थे तथा चारों तरफ घना जंगल होने के कारण मच्छर ज्यादा होते थे। तो अपने भगवान को मच्छरों से बचाने के लिए
अगरबत्ती जलाते थे जिससे धुआं निकलता है और मच्छर भागते। अब तो लाइट आ गई है, अब तो ये दिया जलाने, अब तो मच्छर भी कम है, तो ये अगरबत्ती जलाने की क्या जरूरत है? तो माताजी ने कहा तुम तो नास्तिक हो। ये आस्था तथा श्रद्धा की बात है। मैंने माताजी की बात मान ली, क्योंकि मैं अपने मन में द्वंद नहीं रखता था। कोई भी प्रश्न हो तो उसका उत्तर खोज के उसको शांत कर देता था। है कई बार माताजी ने मेरे को कहा कि ये मंदिर में ये भगवान की मूर्ति है, ये भगवान का पोस्टर है, इसको स्मरण करो। मेरे घर के अंदर भी पीतल की भगवान की मूर्तियां होती थी, उनके पोस्टर भी होते थे। माताजी मेरे को बार बार कहती थी कि इनका स्मरण करो, इनका स्मरण करो तो तुम्हारे अंदर अक्ल आ जाएगी। आप भी कमाल कर रही हैं। उस वक्त शायद मैं 10 साल का हो गया था। मैंने बोला कि माताजी, यह मूर्ति जिस भगवान की है तथा यह पोस्टर जिस भगवान का है, वह खुद कहाँ है? ये तो उसकी मूर्ति और पोस्टर हैं। जब तक खुद भगवान से मैं नहीं मिलता और यह पक्का हो कि वह भगवान ही है, तो मेरे दिमाग में उसकी स्मृति बनेगी। बिना उसको देखे दिमाग में उसकी स्मृति नहीं बन सकती। फिर क्या, मैं क्या, कैसे उसका स्मरण करूं? फिर भी स्मरण करना हो तो असली नहीं, भोंडा तथा ख्याली होगा, क्योंकि ये भगवान की मूर्ति है और ये भगवान का पोस्टर है। भगवान से जब तक मेरी मुलाकात नहीं हो जाती, तब तक भगवान की स्मृति मेरे दिमाग में नहीं बन सकती। इसलिए मैं भगवान का स्मरण कैसे करूं जब मेरे दिमाग में उसकी स्मृति है ही नहीं? अगर मैं स्मरण करूं तो वो स्मरण भोंडा, नकली तथा ख्याली होगा, असली नहीं होगा। इसलिए मैं माताजी को कहता था कि माताजी, अपने भगवान से कहो कि मेरे से छिपकर नहीं रहे, मेरे सामने खुद आए और मेरे से बात करे, तो मैं उसको स्मरण करूंगा। मैं उनकी मूर्तियां तथा पोस्टर देख के उनका स्मरण नहीं कर सकता। इससे उस उनकी स्मृति नहीं बनती मेरे दिमाग में। माताजी कहती थी कि लोग तो स्मरण करते हैं, तो मैं ये कहता था कि उनका स्मरण करना उनकी मर्जी है। मैं तो तभी उसको स्मरण करूंगा जब उस असली भगवान की स्मृति मेरे दिमाग में होगी। फिर माताजी कहती है तुम तो भगवान को मानते ही नहीं हो। मैंने माताजी को कहा कि मैं सिर्फ उसको मानता हूँ जिसका मैं पता लगा लेता हूँ कि मैं उसको जानता हूँ। माताजी कहती थी तुम तो नास्तिक हो, किसी भगवान को नहीं मानते। मैंने कहा मैं भगवान को मानता हूँ। भगवानों ने ही मेरे को छोटे में खिलाते थे, पिलाते थे। भगवानों ने ही मेरे को गोदी के अंदर उठा करके मेरे को झुलाते थे, मेरे को सुलाते थे, मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी करते थे, मेरे पोटी को साफ करते थे, मेरे पेशाब को भी कपड़े चेंज करते थे। मेरे मेरे को भगवानों ने ही तो पाल पोस के बड़ा किया है और मेरे को अपने हाथों से खाना भी खिलाया है। तो मैं तो उन भगवानों को मानता हूँ और मेरे मेरे दिमाग में तो उनकी भरपूर स्मृति है। 2 भगवान हैं मेरे, जिनको मैंने साक्षात देखा है, जन्म लेते ही देखा है। तो उनका ये से कौन से भगवान है? ये तो मंदिर में भगवान है, ये तो उसकी तस्वीर है, ऐसे कौन से भगवान है? मैंने कहा ऐसे वो भगवान हैं जिन्होंने मेरा निर्माण किया है। मेरे को इस दुनिया में अस्तित्व में लाए हैं। तो वो कौन है? तो वो है आप, मेरी माताजी और मेरे पिताजी। मैंने तो जिंदगी भर उनको भगवान की तरह श्रद्धा से उनकी सेवा की
और उनको ही भगवान माना। वो जो भगवान जिसको दुनिया मानती है वो कभी मेरे सामने प्रकट नहीं हुआ, न मेरे से बात की। वो सिर्फ हम मेरे को मूर्ख बनाता रहा कि मेरे को मान, मैं तो नहीं दिखाई दूंगा, मेरी मूर्ति को मान, मेरे पोस्टर को मान। कैसे मानूं भाई? एक लड़की किसी लड़के के पोस्टर से शादी कर ले, फोटो से शादी कर ले, तो न उसके बच्चे पैदा होंगे, न उसको कभी उसके स्मृति में पति का अनुभव महसूस होगा। जब असली पति होगा तभी तो वो पति का स्मरण कर पाएगी, बच्चे पैदा होंगे। तो इन मूर्तियों का क्या करूं? ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये पोस्टरों का खड़ी, ये तो कागज के बने हुए हैं। असली भगवान है कहाँ? वो उसने हमको ऐसा क्यों बनाया? हमको मूर्ख क्यों बना रहा है? हमारे सामने आता ही नहीं क्या? क्या मेरे सामने भगवान आता ही नहीं? मैंने माता जी ने कहा कि तू भगवान को मान। मैंने कहा भगवान मेरे से छुप रहा है, वो मेरे सामने आता ही नहीं, डरता है कि कहीं मैं उसको मार नहीं दूं, कहीं मैं दुनिया को खत्म नहीं कर दूं। अगर उसके साथ मेरे को अगर भगवान का पता दे दो तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा, लेकिन वो खुद, उसको खुद आना चाहिए, क्योंकि उसने कहा, दुनिया कहती है कि उसने हमको बनाया है, तो वो खुद आवे ना। मैं उसको बताऊं कि मेरे ये परेशानी है, लेकिन मैं इस मूर्ति को बताऊं? पत्थर की मूर्ति सुनती है क्या? ये कागज का पोस्टर सुनता है क्या? मैं अपनी जीवनी के अनुभव तथा उस वक्त की उम्र में मेरे क्या अनुभव रहे, ये आगे के वीडियोस में विस्तार से बताऊंगा। इसमें मैंने आपको अपनी मूल सोच के धरातल के बारे में बताया है। इसमें मैंने आपको आपकी मूल सोच के धरातल के बारे में थोड़ा बताया है, एक इशारा किया है कि फिर आगे बताऊंगा तो आपके दिमाग की परतें और आपके सोच की परतें खुलेंगी। मैंने माता जी को कहा कि लोग बिना देखे दूसरे के कहने से और उसकी मूर्ति देखने से, उसका पोस्टर देखने से स्मरण करते हैं, तभी उनका स्मरण खोटा है, उनका स्मरण खोटा है, ख्याली है, भोंडा है, वाहियात है। तभी तो वे मूल रूप से बहुत भटके हुए हैं। किसी को कुछ भी पता नहीं नहीं है, कल पर भरोसा नहीं है, गहरा दोस्त कब धोखा दे दे पता नहीं चलता। तभी तो दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, घर घर में क्लेश है, समाज में बहुत अराजकता और हिंसा है, युद्ध हो रहे हैं। अब अपनी पढ़ाई के बारे में बताता हूँ। 8 साल की उम्र में मैं दूसरी क्लास में पढ़ता था। मैं पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक क्लास का मॉनिटर रहा हूँ। 8 साल में दूसरी क्लास में मैं काफी होशमंद तथा जागरूक था, जानने की इच्छा प्रबल थी। मैं अपने सिलेबस की तीसरी से लेकर 12वीं क्लास तक अपने सिलेबस की सारी किताबें सिर्फ 3-4 महीने में ही पक्का याद कर लेता था। फिर रद्दी की दुकान से भी कई किताबें लाकर उनको भी पढ़ लेता था। मैं जब 12 साल का था तथा छठी क्लास में पढ़ता था, तब अंग्रेजी टीचर भगवान दास जी से पूछा कि मेरे को अंग्रेजी को अच्छी तरह समझना है। तो मेरे टीचर ने मेरे को कहा कि बाजार से एक 10वीं क्लास की अंग्रेजी ग्रामर की किताब खरीद के ला, और उसमें से सारे टेंस, एक्टिव, पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छी तरह से याद कर लो। मैं रद्दी की दुकान से वह किताब खरीद लाया और उसे लूच कर मैंने सारे टेंसों वाले पेज, एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पेज निकाल कर मोड़ कर जेब में रख लिए, और घर में तथा अधिकांश घर के बाहर उनको बार बार निकाल कर पढ़कर सब कुछ ही समय में, यानी सिर्फ 3 महीने में ही अच्छी तरह रट कर पूरी अंग्रेजी को समझ चुका था। 15 साल की उम्र में साइंस बायोलॉजी किताबें, यानी
भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा जीव शास्त्र के सारे विज्ञान के शब्द मैं अर्थों के एक सादे कागज पर लिखकर 4-5 महीने में ही जीके की लिस्ट की तरह मैंने उनको रट लिया था। 9th क्लास की सारी साइंस बायोलॉजी की किताबें, 10वीं क्लास की किताबें भी पढ़ ली थी। 9th क्लास में ही मैं जब रद्दी की दुकानों से कुछ रद्दी के किताबें लेने गया तो उसमें मेरे को 2 किताबें और मिली। एक थी सहज योग तथा हठ योग की किताब तथा दूसरी थी कुंडलिनी की किताब। मैंने 2 महीने के अंदर ही वो सहजयोग की पूरी, हठ योग और सहजयोग की पूरी किताब और कुंडलिनी की पूरी किताब याद कर ली। इसी साल जब मैं 9th क्लास में था और 15 साल की उम्र का था, तब मुझको दूसरी सिद्धि मिली, सूक्ष्म दृष्टि तथा सूक्ष्म बुद्धि की सिद्धि, जिससे मैं मानसिक रूप से गहरा अंतर्मुखी हो गया और सेल्फ सेंटर्ड हो गया। अब एक तरफ मैं था और दूसरी तरफ पूरी दुनिया थी। मैं को मैं अहंकार नहीं मानता। मैं तो आप हूं, मैं तो मैं हूं। अहंकार के लिए अहंकार अलग से शब्द है और वही अहंकार के लिए काफी है। 16 साल की उम्र में जब मैं 10th क्लास में आ गया, तब भी मैं सहयोग की साधना रात को घर पे सोने से पहले अपने बिस्तर पर पालथी मार करके दोनों हाथ यूं घुटनों पर रख करके दोनों आंखें बंद करके अपना ध्यान बंद आंखों के अंधेरे में सेंटर में इधर इस तरफ रखता था। ये हमारा आज्ञा चक्र है, इसमें ही हमारे सारे मन है, पूरा मन तथा आत्मा का दिमाग इसी आज्ञा चक्र में है। इसको पीनियल ग्लैंड भी कहते हैं। हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, जिन्हें हिंदी में कुंडलिनी चक्र कहते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक, उसमें ये छठा चक्र है। इसको इसी के अंदर आपकी आत्मा का दिमाग और आपका पूरा मन रहता है। सहज योग की विधि साधना ये है कि आप कहीं पर भी बाहर चलते फिरते जब भी आपको 2 मिनट की फुर्सत मिले, आप आंखें बंद कर लो। साधारण सहज योग सहज तरीके से आंखें बंद कर लो। इधर इधर किसी प्रकार का कोई जोर मत लगाओ, आंखों के आसपास कोई जोर नहीं लगाओ, कोई मन का जोर नहीं लगाओ, कोई उत्साह का जोर नहीं लगाओ। सहज तरीके से जैसे आप देखते हो खुली आंखों से, उसी तरह के बंद आंखों से आप बंद आंखों से अंदर सेंटर में इधर अगर आप एक टक्की लगाते हैं, मतलब देखते रहते हैं और बोलते नहीं हैं, चुप, तो आप सहजयोग की साधना कर रहे हैं। इससे आपका जो चित्त है, जो चित्त जिससे मन की वो खिड़की जिससे आप दुनिया देखते हैं, बातें करते हैं, चलते हैं, आप उस चित्त के जो ऊपर की सतह पे है, आपके मन की 5 परतें हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका मन, उसके चित्त मन की पहली परत में होता है। 5 परतों की विशेषताएं अलग अलग हैं। मैंने कई दिमाग के एक्सपेरिमेंट किए। मैंने जब भी मेरा मूड होता, मैं बिल्कुल साइलेंट हो जाता। सोने से पहले मैं ये सोच लेता था कि जो कुछ सोचना है कल सोचना है, अभी सोचना बंद। तो निर्विचार स्थिति में आकर के सो जाता था। अब जितना टाइम मैं निर्विचार रह सकता हूँ मैं रह सकता था। जब भी मैं मन में बड़बड़ाता या बड़बड़ाऊं या बोलूं या किसी को बोलूं, मैं बोल सकता था। मेरी मेमोरी और मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में आ चुका था। जब निर्विचार होता था तो मैं ऐसा सोचता था
कि मेरी जितनी भी मेमोरी है वो फ्लॉपियों में भरी हुई है, प्लेटफॉर्म खाली है। अब मैं उस पर कौन सा विषय सोचूं, कौन से विषय के बारे में बात करूं, तो ये फ्लॉपियों में से कौन सा विषय चुन के प्लेटफॉर्म पर लाना है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता था। मेरा इस उम्र में किसी एक लड़के से झगड़ा हो गया। वो बॉस बनना चाहता था, मॉनिटर बनना चाहता था, जबकि मॉनिटर मैं था। तो उससे मेरा स्कूल के बाहर झगड़ा हुआ। उसने कहा मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, तू मॉनिटर है लेकिन मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, मैं मॉनिटर बनना चाहता हूँ। मैंने कहा ये तो प्रिंसिपल को जाके बोल। मैं ये सोचता था कि जिससे भी मेरा झगड़ा होता है तो मैं उसको 100 की मार्किंग दूंगा। अगर मेरी उस किसी से 25 तक गिनती तक बहस हुई है और फिर बात आगे बाद में देखेंगे, तो मैं 25 की गिनती का अपने दिमाग के फ्लॉपी में मैं रख देता था कि मैं इसके साथ मेरी झगड़ा 25 की गिनती तक हुआ है, 75 बाकी है। लेकिन मैं उसके बाद उसको दिमाग के प्लेटफॉर्म से हटाकर अपनी फ्लॉपी में डाल देता था, फिर नहीं सोचता था। जब वो दोबारा आता था और दोबारा उसके साथ बहस होती थी, तब मैं बोलता था मन में 26। घर आके उसके बारे में नहीं सोचता था, क्योंकि दूसरे विषयों पर सोचता था। मैंने अपने दिमाग को मेमोरी स्टोर करने के लिए कंप्यूटर की तरह फॉर्मेट बना दिया था। जैसे मैं किसी विषय का कोई 5वां चैप्टर पढ़ रहा हूं, तो मैंने इसका मतलब 4 चैप्टर पहले पढ़ लिए, तो मैं दिमाग को बोल देता था कि जो ये 5वां चैप्टर मैं इस नाम टाइटल के साथ पढ़ रहा हूँ, मैंने पहले 4 चैप्टर जो पढ़े थे, ये 5वां चैप्टर उसी स्थान में उसी क्रम में मेरी मेमोरी में डाल देना। तो वो वहीं पर डालता था, मेरा दिमाग वहीं पर डालता था। एक और आपको उदाहरण दूं कि आप घर के अंदर कुछ वस्तुएं रखते हैं, छोटी छोटी चीजें रखते हैं, चाबियां रखते हैं, कोई पर्स रखते हैं, कोई पैसे रखते हैं, कोई भी चीज रखते हैं, तो आप चुपचाप रख देते हैं। जैसे 1 साल के बाद या 3 महीने के बाद या 2 महीने के बाद या 4 महीने के बाद या 5 साल के बाद अगर आपको वो चीज चाहिए, तो आपने तो कहाँ रख दी ये आपको याद ही नहीं रहेगा। लेकिन मैं दूसरे तरीके से काम करता था। मैं कोई भी चीज, मान लो ये चाबी है और ये पेन है, इसको मेरे को कहीं रखना है, तो मैं जब उसको रखता था तो अपने हर एक चीज को मैं हर एक चीज को जहां पर रखता था, तो अपने दिमाग को बोल देता था ओपनली, ताकि वो दिमाग मेरे कान से सुने, मन ही मन नहीं, मेरे कान से सुने कि मैं इस चाबी को यहां रख रहा हूं, ये याद रखना। मैं अपने पेन को यहां रख रहा हूं, याद रखना। अपने दिमाग ने बोल दिया, खत्म बात। अब 5 साल के बाद मेरे को पता चले कि मेरे को वो चाबियां कहाँ हैं, तो 1 सेकंड के अंदर ही दिमाग में आ जाता है कि ये चाबियां आपने यहाँ रखी थी, उसकी मेमोरी आ जाती है 1 सेकंड के अंदर ही। थोड़े समय के अंदर ही आपको याद आ जाएगा कि आपने वो पेन आज से 4 साल पहले कहाँ रखा था, वो चीज आपने 5 साल पहले कहाँ रखी थी। लेकिन अगर आप बिना कुछ सोचे चुपचाप ही कहीं पर भी इसको रख देंगे, तो आपका दिमाग इसको नोट नहीं करेगा और ना उसके अंदर मेमोरी रिकॉर्ड होगी, और आप भटकते फिरेंगे कि मैंने वो चीज रखी कहाँ। तो आप ये प्रैक्टिस अपनाएं, कोई भी चीज रखें कहीं पर भी घर में, तो दिमाग को बोल कर रखें कि मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ या मैं इसको यहाँ रख रही हूँ, तो आपको वो याद रहेगी। बाद में आप उसको दिमाग से टेंशन भूल जाओ, आप भूलने की कोशिश करोगे, नहीं भूल पाओगे। एक बात अच्छी तरह से ध्यान रख लो कि आपका ये जो दिमाग है ना, वो आपका गुलाम है, आपकी विचारधारा का गुलाम है। जैसी विचारधारा रखोगे वैसा ही दिमाग व्यवहार करेगा आपके साथ। ये आपका मालिक नहीं है, ये दिमाग आपका मालिक नहीं है, आप इसके मालिक हो। आप इसका यूज कर सकते हो, आप बहुत बुद्धिमान हो, आप इसका यूज कर सकते हो, मूर्खता की बातें करते हो।
अगर आपके बच्चे लड़की हो या लड़के पढ़ाई में कमज़ोर हैं, कम नंबर लाते हैं या फेल होते हैं, या वो सारे के सारे स्टूडेंट जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, जिनको पढ़ाई समझ में नहीं आती, पढ़ने में मन नहीं लगता, उनके लिए वो भी मेरी तरह ही पढ़ाई में टॉप क्लास के होशियार हो सकते हैं, अपनी क्लास के मॉनिटर बन सकते हैं। इसके लिए आपको अपने बच्चों को, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप खुद, लड़की हो या लड़के, मेरे वीडियोपैथी में मैंने 4 विधियाँ बताई हैं, जो मेरे वीडियो नंबर 9 से लेकर 15 तक है और 19 भी है। अगर आप ये वीडियो अच्छी तरह देख लें और मेरी इन 4 वीडियो की प्रैक्टिस करें। सहजयोग की साधना अलग चीज़ है। बिना सहजयोग की साधना किए अगर आप इन 4 विधियों का ही प्रैक्टिस करें, तो आप भी एक ही बार कोई भी पाठ या कोई भी किताब पढ़ेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। आप 3-4 महीनों के अंदर ही आपको सब कुछ याद हो जाएगा। आपके बच्चे पढ़ाई में होशियार हो जाएँगे, टॉप पे आएँगे, मेरिट में टॉप पे आएँगे, और अब कहीं भी सिलेक्शन होगा तो हो जाएँगे। तो ये मेरी विधियाँ हैं, वीडियो नंबर 9 से लेकर वीडियो नंबर 15 तक और वीडियो नंबर 19। ये देखने के लिए आप यूट्यूब का सर्च बार खोलें, छोटे इंग्लिश के लेटर्स में LEO लियो PATHY एक ही शब्द लिखें, एक स्पेस छोड़ें और वीडियो नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक देख लें। तो आपको भी, आपके बच्चे और भी मेरी तरह से, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, होशियार हो जाएंगे और एक बार ही पूरे 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 पाठ याद कर लेंगे। पूरे पूरे किताब 3-4 महीने के अंदर सारे सिलेबस के पाठ याद कर लेंगे और हमेशा के लिए मेमोरी रहेगी, क्योंकि इसके अंदर मेमोरी को सुपर डुपर करने की विधि भी है, जो पहली विधि है। अगर आप स्टूडेंट की लाइफ में कोई डिग्री हासिल नहीं कर सकते और डिग्री हासिल करना चाहते हो, काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, दुकानदार हो, कुछ भी मजदूरी कर रहे हो, कारखाने में काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो अपना, तो कुछ ठेला चला रहे हो, चाहे चाहे गृहिणी हो, तो भी आप अभी भी डिग्री हासिल कर सकते हैं, वो भी बिना टेबल कुर्सी पर बैठ करके, क्योंकि मेरी सारी विधियां घर के बाहर काम करते हुए करने की है, घूमते फिरते करने की हैं, और उसमें कोई भी आपको टेबल कुर्सी पर लगातार बैठ करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप टॉप क्लास पे डिग्रियां हासिल कर सकते हो। और सहजयोग की जो मैंने आपको बात बताई, अगर आप सहजयोग की साधना मेरे कहे अनुसार करोगे, तो आप भी सिद्धियों के मालिक हो जाओगे। कई सिद्धियाँ आपको मिलेगी, आपका इंटेलिजेंस, आपका दिमाग बहुत विकसित हो जाएगा, आप दुनिया के बहुत रहस्य जान जाओगे, इस दुनिया के सारे रहस्य जान जाओगे। अगर आपने इस दुनिया की असलियत को समझ लिया, तो आपने अपने ज़िंदगी को जीत लिया, दुनिया को जीत लिया। अब आप इस दुनिया में संपन्न होके, स्ट्रॉन्ग होके, ताकतवर होके, हेल्दी होके और जी सकते हो और इस दुनिया में निडरता से रह सकते हो। इसके लिए आपको, मैंने जैसे बताया, आपको सहजयोग की साधना करनी है, किसी भी उम्र में आप हो। लेकिन एक बात उस पर विशेष तौर से ध्यान रखनी है, वरना आपकी सहयोग की साधना में त्रुटियां आएंगी और वो सफल नहीं होंगी। कोई भी ईश्वर, देवी देवता या किसी गुरु का भी स्मरण सहयोग की साधना करते वक्त नहीं करना है। आप आपके शरीर और आपकी आत्मा के कण कण में सिर्फ आप ही हो, आपके अलावा कोई नहीं है। आपके मन के अंदर कोई दूसरा कोई भी हो, चाहे वो ईश्वर हो, देवी देवता हो या आपका गुरु हो, घुस नहीं सकता। आपके मन के अंदर सिर्फ आपके अलावा और कोई नहीं है। तो आप जब सहजयोग की साधना करो, तो सिर्फ आप ही हो
और चुप होके करनी है। ये चुप्पी ही मूल है, ये चुप्पी ही आपको थॉटलेसनेस बनाएगी। और अगर इस सहयोग की साधना को और डिटेल में समझना है, या स्टूडेंट्स को, लड़की या लड़के या उनके माता पिता को जो अपने बच्चों को होशियार बनाना चाहते हैं पढ़ाई में, उनको अगर इस विधियों, 4 विधियों को और डिटेल में समझना है तो मेरे लियोपैथी के वीडियोस देखो। अगर आप मेरे सारे लियोपैथी के वीडियो देखेंगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा, आपको सारी दुनिया के रहस्यों का पता चल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर आपकी मानसिकता के बारे में बताया गया है। अगर आप अंग्रेजी को भी अपनी मातृभाषा की तरह ही फर्राटेदार बोलना, गाना गाना, चुटकुले बोलना, हंसी मजाक करना चाहते हो, बिल्कुल अंग्रेज के बच्चों की तरह या अंग्रेज लोगों की तरह, तो मेरे इस 4 विधियों में से जो चौथी विधि है वो अंग्रेजी चैप्टरों की है। आप मेरे ये वीडियो देखो और उन अंग्रेजी चैप्टरों को आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसका प्रिंट आउट लेके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने अपने वीडियोस में उनकी प्रैक्टिस करने का तरीका बताया है। 11वीं क्लास में यानी 17 वर्ष की उम्र में मुझे तीसरी सिद्धि अपने 5 साधारण इंद्रियों की अतीन्द्रिय बनने की मिली। मैं हर मामले में बहुत बारीक देखने तथा सोचने वाला ज्ञाता बन गया। डिटेल्स में अपनी जीवनी में बताऊंगा। 12वीं क्लास में मेरी उम्र 18 वर्ष की हुई, यानी 1967 अगस्त को दोपहर 2 बजे चाय की दुकान के बाहर सड़क किनारे स्टूल पर बैठकर चाय पी रहा था जोधपुर में। तब एक साइकिल ने आकर के मेरे को जोरदार टक्कर मार दी पीछे से, और उसका हैंडल मेरे लेफ्ट कान के पीछे मेरे सर के थोड़ा नीचे जोरदार लगा, जिससे यहां कई गांठें बन गई और मैं डिप्रेशन में चला गया। सारी पढ़ाई नष्ट हो गई। डिप्रेशन में जब भी मैं पढ़ने बैठता तो मेरे को चक्कर आते तथा आंखों के आगे अंधेरा छा जाता। मैं पढ़ नहीं पाता था, मेरी सारी पढ़ाई नष्ट हो गई। मैं अपने सिद्धियों के और ज्ञान के बलबूते पर ही जनवरी 1973 में, करीब 5.5 साल बाद, इस डिप्रेशन से मुक्त हुआ। लेकिन पढ़ाई चौपट हो गई, मैं नहीं पढ़ पाया। इस 12वीं पास करने के बाद मैं जोधपुर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर साइंस सब्जेक्ट में लिया, साइंस बायोलॉजी में ली। डिप्रेशन से मुक्त होने के 3-4 महीने बाद मुझे एक और सिद्धि मिली, क्योंकि मैंने सहयोग की साधना सुचारू रूप से चालू रखी थी। चौथी सिद्धि मिली जो बहुत बड़ी तथा आगे के आने वाली बहुत बड़ी तथा मायावी आध्यात्मिक सिद्धियों का प्रवेश द्वार है, यानी अकेलेपन से एकलेपन की सिद्धि प्राप्त हो गई। इसने मेरी पूरी मानसिकता ही बदल दी। अब मैं सिर्फ मानसिक वाला इंसान नहीं रह गया था, मेरे अंदर आध्यात्मिकता का भी उदय हुआ था और मन की गहराई में मेरा चित्त उतर गया था सहयोग की साधना से। अकेलेपन की भावना वाला व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता, उसे हमेशा दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, वरना उसे वह टेंशन में तथा डिप्रेशन में आ सकता है। एकलेपन वाले भाव वाला व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण होता है, उसे किसी दूसरे की कोई आवश्यकता नहीं होती। कितने भी साल हो जावें वह एकलेपन में खुश रहता है तथा बिना टेंशन स्वस्थ रह सकता है। एकलेपन वाला व्यक्ति
कभी भी बोर नहीं होता, चाहे सालों तक एकला रहे। अक्टूबर 1979 को जोधपुर में ऑफिस से शाम को घर आकर अपने कमरे में लेटकर मैंने पहली समाधि ली तथा अपनी आत्मा शरीर से निकाली और कमरे के बाहर आत्मा के रूप में आकर वास्तविक तौर पर मिस्टर इंडिया बन गया। मिस्टर इंडिया की अनिल कपूर की फिल्म 1987 में आई थी। मैं उससे पहले 1979 को ही मिस्टर इंडिया बन गया था। फिर मेरा ट्रांसफ़र जयपुर हो गया, तो 1983 को जयपुर में अपने सरकारी क्वार्टर में रात को 1:30 बजे फिर मैंने अपनी आत्मा शरीर से निकाली और कमरे के बाहर आ गया, लेकिन और मेरे को कोई पहचान नहीं सका और देख भी नहीं सका। इसकी इन सारी डिटेल्स मैं आपको अपने जीवनी में बताऊंगा। लेकिन अगर आपको मेरी आत्मा मैंने अपने शरीर से कैसे निकाली, इसको अगर आपको विस्तार से सुनना और समझना है तो आप मेरे यूट्यूब का सर्च बार खोलें, उसमें लियोपैथी LEOPATHY वन वर्ड LEO लियो PATHY लियोपैथी एक स्पेस छोड़ करके 41 लिखें और नीचे सर्च का बटन प्रेस करें तो मेरा लियोपैथी का 41 का वीडियो आपके मोबाइल के स्क्रीन पर, आपके लैपटॉप के स्क्रीन पर या और आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ जाएगा। आप उसको अच्छी तरह से देखें। मैंने आत्मा निकाली थी, बहुत विस्तार से उसमें बताया है कैसे निकाली। और अगर आप लियोपैथी 30 एक स्पेस छोड़ के 38 लिखेंगे तो उसमें आप मेरे जीवन का शॉर्ट में इंट्रोडक्शन भी देख सकेंगे। वीडियो नंबर 16 में मैंने आपकी आत्मा का स्वरूप भी बताया है। वीडियो नंबर 17 में मैंने भूतों प्रेतों के बारे में बताया है कि भूत प्रेत आपसे बहुत कमज़ोर होते हैं और आप उनसे बहुत शक्तिशाली। भूत प्रेतों से आपको डरना नहीं चाहिए। और जो हॉरर फिल्में बनती है, जो हॉरर कथाएं आपको बताई जाती है, कहानियां बताई जाती है, आपके मन के अंदर प्रेतों और भूतों के बारे में डर बिठाया जाता है, वो सब झूठ है, झूठ है, झूठ। आपके अंदर भी जो आपकी आत्मा है वो आपका भूती है, वो आपका प्रेती है। और आप जो कुछ भी अपने मुंह से बोल रहे हो, ये आपका शरीर नहीं बोल रहा है, ये आपके अंदर बैठी हुई आत्मा ही बोल रही है। आपके शरीर का उसका ये आपका मुंह, उसका ये माइक है। और वो इन आपके फिजिकल हाथों का उपयोग करके और इस फिजिकल शरीर का उपयोग करके इस दुनिया में जी रही है। जब ये शरीर मर जाएगा तो निकल जाएगी, ये आत्मा के लोक में जाएगी। मैं कई बार अपने शरीर से आत्मा निकाल करके प्रेतों के लोक में जाकर सैकड़ों प्रेतों से मिल करके बात करके आया हूँ। मैं उस प्रेत लोक का भी एक सदस्य हूँ और आपके जीवन का सदस्य भी हूँ, क्योंकि मैं वैज्ञानिक हूँ, विज्ञान जानता हूँ। मैं अपने आत्मा का सिर्फ 1.5-2 मिनट के लिए निकालता हूँ और फिर वापस अपने शरीर में आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है अगर मैंने अपनी शरीर को संचालित करने वाली आत्मा को बाहर निकाला तो 3 मिनट के बाद मेरे शरीर की हार्ट बीट बंद हो जाएगी और मैं मरना चालू हो जाऊंगा। मेरे दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, हाँ, खून नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो मेरे दिमाग के न्यूरॉन्स मरना चालू हो जाएंगे। इसलिए मैं 3 मिनट से बहुत पहले ही 2 मिनट के अंदर ही हमेशा प्रेत लोक से होकर के वापस आ जाता था अपने शरीर में। और प्रेत लोक में मैं 1 सेकंड से कम समय में ही पहुंच जाता था और 1 सेकंड के कम समय में ही अपने शरीर में आ जाता था।
मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, लाइक करो और शेयर करो। आपको और भी ज्ञानवर्धक वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।